Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Chapter number 1, Place of Zoology in Science. For BS semester, for BS on Zoology, it includes in semester 1 in course called Principle of Animal Life 1. For BSc बुक जोलॉजी है, उसके अंदर जो चैप्टर है वो इंक्लूड है. माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान, मास्टर ऑफ फिलासफी इन जोलॉजी. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 1 जो हमने पहले कर लिया है, ये लेक्चर नंबर 2 है. पहले हम लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टडी की. तो पहले नंबर पर हमने डेफिनेशन देखी थी जोलॉजी की, कि जोलॉजी क्या है जी, स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में थोड़ा हमने रीड किया था. देन हमने कुछ एग्जांपल्स की थी स्पेशलाइजेशन के वाले जोलॉजी के अंदर. अनाटमी देखा था हमने, इसको स्टडी किया था. साइटोलॉजी को स्टडी किया. फिर हमने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में स्टडी किया. देन हमने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया. देन इकोलॉजी के किन चीज़ों को डील करती है. देन हमने हिस्टोलॉजी के बारे में स्टडी किया. उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन पैरासाइटोलॉजी, फिर हमने फिजियोलॉजी को स्टडी किया. उसके बाद हमने सिस्टमेटिक्स को स्टडी किया. हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिहाज से. तो हमने ऑर्निथोलॉजी को स्टडी किया था, देन एंटोमोलॉजी को, उसके बाद मेमोलॉजी को, देन इक्थोलॉजी एंड देन प्रोटोजोलॉजी, और लास्ट में हमने स्टडी किया था हार्पेटोलॉजी. आज का हमारा टॉपिक है जी लेक्चर नंबर 2 का पहला, जोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. एनिमल्स शेयर ए कॉमन एवोल्यूशनरी पास्ट. एवोल्यूशन के बारे में तो हम जानते हैं, ए ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का जो ग्रेजुअल चेंज है वो एवोल्यूशन कहलाता है. एनिमल्स शेयर ए कॉमन एवोल्यूशनरी पास्ट. जितने भी एनिमल्स हैं उनका कोई ना कोई कॉमन एवोल्यूशन है. जैसे कि एक ब्रॉड एग्जांपल ले लें, हमें वर्टिब्रेट्स का पता है कि उसकी 5 क्लासेस हैं, जिनमें फिश हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल. एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिश जो है उसने इवॉल्व किया है एम्फीबियंस को. देन एम्फीबियन से जो क्लास बनी है रेप्टाइल्स बने हैं, और रेप्टाइल्स की फर्दर आके 2 क्लासेस बनी हैं. ठीक है जी. मतलब फिश से कौन इवॉल्व हुआ? एम्फीबियन. एम्फीबियन से कौन इवॉल्व हुए हैं जी? रेप्टाइल. और रेप्टाइल से फर्दर आके 2 क्लासेस बनी हैं जो कि बर्ड्स और मैमल्स पर मुश्तमिल हैं. तो ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाज से देखें तो वो इनका कॉमन रीजन है. इट इज़ एस्टिमेटेड 4 to 100 million species of animal living today. Over 1 million animal species have been described. कि 4 से 100 मिलियन स्पीशीज जो हैं इस अर्थ पर दुनिया में बायोस्फीयर में प्रेजेंट हैं. उनमें से सिर्फ 1 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो उनकी हमने स्टडी की हुई है, मतलब हम उनके बारे में जानते हैं. Many more, about 90% existed in the past and have been extinct. वो क्या हो गई हैं? एक्सटिंक्ट हो गई हैं, नापेद हो गई हैं. 90% जो स्पीशीज़ हैं वो नापेद हो गई हैं. Zoologists must understand evolutionary process if they are understand what an animal is and how it originated. मतलब यहाँ पे एक जिक्र हुआ है एवोल्यूशनरी प्रोसेस का. तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या है? चेंज इन हेरिटेबल करेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन. ये क्या है जी? हेरिटेबल एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि चेंज हो रहा है करेक्टर्स का, जो कि हेरिटेबल करेक्टर है किसी भी स्पीशीज़ के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर सक्सेसिव जनरेशन के लिहाज से. तो अगर हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस को स्टडी करेंगे देन हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे एनिमल के बारे में, और एनिमल के बारे में देन हम ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. अब यहाँ पे एक और लफ्ज़ यूज़ हुआ है जी, हेरिटेबल करेक्टर. तो वो क्या है जी? वो जीन्स हैं. ठीक है जी. जीन्स क्या है? वो खसूसियात हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, या वो वाले करेक्टर्स हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो रहे हैं. तो अगर हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस के पहले हमें जानना होगा एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या है, देन हमें एनिमल के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा. ठीक है जी. तो कुछ ये जो अभी हमने एवोल्यूशन का पढ़ाया था, कुछ एवोल्यूशन के कुछ फैक्टर्स हैं जो आप एफएससी के अंदर भी पढ़ चुके हैं. बहुत कौन कौन से थे ये फैक्टर्स हैं.
वो ये है कि म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है, नॉन रैंडम मीटिंग है और नेचुरल सिलेक्शन है। ये 4-5 कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई भी स्पीशीज जो है वो एवोल्यूशन की तरफ जाती है। एवोल्यूशन वही दोबारा आ जाए कि चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है जी, हम टॉपिक अगले ज़ूलॉजी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इकोलॉजी का हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है जी, ये इकोलॉजी कहलाता है जी। Throughout our history, humans have depended on animal, and the dependence too often had led to exploitation. कि जब से हिस्ट्री है या ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एनिमल पे, और ये ज़्यादातर डिपेंडेंस ह्यूमन की एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके जा रही है। एक्सप्लॉयटेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रीटिंग समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क, कि हम किसी एनिमल को या किसी चीज़ को या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है जी, हम अपने फ़ायदे के लिए उसको अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके चला जाता है। तो अब हम किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं एनिमल के हवाले से, वो है जी, वही डिपेंड ऑन एनिमल फॉर फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथिंग। This dependence may not be noticed until human activity upset the delicate ecological balance that have evolved over hundreds of thousands of years। मतलब हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हज़ारों लाखों साल जो है वो लग जाते हैं। किसी भी इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। तो जब तक हमें ये बात नोटिस में आ जाती है कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तब तक जो है वो एक बात हम कह सकते हैं कि हाथों से निकल गई होती है। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये होता है जी इक्विलिब्रियम बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब शामिल हैं, एंड एनवायरनमेंट, कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग मतलब इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है जी, मतलब एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इन्वायरमेंट की कैपेसिटी ये है कि वो 100 स्पीशीज़ को मेंटेन रख सकती है। ठीक है जी, 100 स्पीशीज़ को क्या कर सकती है, मेंटेन रख सकती है। अगर वहाँ पर स्पीशीज़ से ज़्यादा, 100 स्पीशीज़ से ज़्यादा 200 स्पीशीज़ रहना शुरू कर दें, और हमारा इन्वायरमेंट क्या है जी, वो सपोर्ट कर रहा है 100 को, तो वो क्या हो सकता है जी, वो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है जी, तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रखने के लिए हज़ारों से लाखों साल लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है जी वर्ल्ड रिसोर्सेज। वर्ल्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं जी, हमें पता है कि ऑल द रिसोर्सेज जो है वो नेसेसरी होते हैं हमारे लिए किसी भी नेचुरल साइकिल को मेंटेन करने के लिए। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारी एनिमल की लाइफ के लिए वो सब के सब जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो इन नेचुरल सोर्सेज का जो मेन हेड है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका ड्राइविंग हेड है वो हमारा सन है जी, क्योंकि सन एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हमारे पूरे के पूरे बायोस्फीयर को जो एनर्जी है वो सन से मिलती है। रिसोर्सेज आए आगे फर्दर कि रिसोर्सेज 2 किस्म के होते हैं। थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में हो जाए। रिसोर्सेज 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं जी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरे होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो एक्सहॉस्टेबल हो जाए, मतलब जो ख़त्म हो जाए, जो नापैद हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सकें। फॉर एग्जांपल इनमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, ऑयल हैं, नेचुरल गैस हैं, कोल वगैरह हैं। ठीक, ये होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो अगेन एंड अगेन जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। वो इस्तेमाल इस तरह हो सकते हैं कि वो बार बार रिसाइकिल होते रहते हैं। ठीक है, इनमें कौन से एयर आ सकती है, इसमें जो है वो वाटर आ सकता है, इसमें लैंड आ सकती है, इसमें सॉइल वगैरह जो है वो आ सकती है। तो ये 2 मेजर टाइप्स हैं रिसोर्सेज की।
अब रिसोर्सेज की भी टू प्रॉब्लम आर फोकस ऑफ आवर इकोलॉजिकल कंसर्न के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी दो प्रॉब्लम जो है वो इकोलॉजी को हमारी जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन मतलब दो प्रॉब्लम है जो मेंटेन नहीं कर रही। नंबर 1 है ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन, नंबर 2 है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन। ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन इज द रूट ऑफ virtually all other environmental problem. Virtually all of the growth is in less developed countries where 5.4 billion out of a total of 7 billion humans only। ठीक है कि जो ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन है वो मेन जड़ है, हमारा जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है उसकी जो मेन जड़ है वो ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो ह्यूमंस की तादाद है वो तकरीबन है 5.4 बिलियन आउट ऑफ 7 बिलियन, मतलब पूरे अर्थ पे जितने ह्यूमंस हैं वो तकरीबन 7 बिलियन है, उनमें से 5.4 बिलियन जो है वो उनके अंदर है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। बाय द ईयर 2050 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.6 बिलियन। 2050 के अंदर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1.6 बिलियन हो जाएगी, जो कि चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी। मतलब इस टाइम चाइना जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बिगेस्ट कंट्री है। तो 2050 के अंदर पॉसिबिलिटी ये है, एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया की तादाद जो है वो 1.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी और इसके साथ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो तकरीबन पहुंच जाएगी 9.3 बिलियन तक। एज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो डिस्पैरिटी बिटवीन द वेल्थिएस्ट एंड पुअरेस्ट इज लाइकली टू इंक्रीज। डिस्पैरिटी कहते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना होना, मतलब अगर एक चीज़ जो है बढ़ रही है दूसरी उसी लिहाज से कम हो रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ह्यूमन की पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है ऐसे ही जो गरीब से गरीब तर लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर से अमीर तर लोग हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। मतलब कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब नेक्स्ट है जी ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन इज स्ट्रेसिंग वर्ल्ड रिसोर्सेज। जो ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन है वो हमारे वर्ल्ड रिसोर्स को स्ट्रेस कर रही है, ख़त्म कर रही है, आस्ता आस्ता उनको नापैद कर रही है। Although new technology continue to increase food production, most food is produced in industrialized countries that already have a high per capita food consumption। कि अगर से टेक्नोलॉजी ने आकर फूड की प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बन रही हैं तो ह्यूमन की जो कंजप्शन है फूड की वो भी इंक्रीज़ हो रही है। पर कैपिटा फूड कंजप्शन का मतलब है कि किसी एक ह्यूमन ने एक दिन के अंदर कितनी फूड इस्तेमाल की है, या किसी एक ह्यूमन ने एक मंथ के अंदर कितनी फूड इस्तेमाल की है, या किसी एक ह्यूमन ने 1 ईयर के अंदर या 1 ईरा के अंदर कितनी फूड जो है वो इस्तेमाल की है। टेक्नोलॉजी तो आ गई है, बढ़ गई है, फूड की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ह्यूमन की जो पर कैपिटा फूड कंजप्शन है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन दिस ईरा। इसी इरा के अंदर जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रही है, वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑयल की प्रोडक्शन। कंटिन्यूड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कि जो फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं उनको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जमा होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का बास बनती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप ये जानते हैं कि गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सनहीट, कि जो गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या करेंगी, जो सन की हीट को है वो ट्रैप कर लेंगी, उसको वापस नहीं जाने देंगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के टेम्परेचर जो है वो इजाफा हो रहा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और इन्हीं दोनों की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड रिजल्ट फ्रॉम कंटिन्यूड डिमांड फॉर फॉरेस्ट लाइक प्रोडक्ट्स फ्यूल एंड एग्रीकल्चर लैंड।
डिफॉरेस्टेशन, परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज, कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वहाँ से हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, किसके लिए? अपने फ़ायदेमंद के लिए, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, फ्यूल के लिए। जो फॉरेस्ट की लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो इस डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में जो हमारे जो वर्ल्ड रिसोर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तकरीबन अर्थ के ऊपर 30% जो है वो फॉरेस्ट हैं, तो उनमें अब तकरीबन 10% जो है कमी आ चुकी है, और ओनली 20% जो फॉरेस्ट है वो इस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बचे हैं। These trends contribute to climate change by increasing atmospheric carbon dioxide from burning forest and damaging the ability of Earth to return carbon to organic matter through photosynthesis। कि जैसे जैसे ट्रीज़ कम होते जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कम होती जा रही है, फोटोसिंथेसिस कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट होता है, रिटर्न होता है कार्बन साइकिल से फोटोसिंथेसिस में, तो वो भी क्या होता है? कम होता जा रहा है। तो ये मेन वजह है जी, ये जो वर्ल्ड रिसोर्सेज में कमी आ रही है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कॉज सेवरल रीजनल वाटर शॉर्टेज and result in extinction of many plant and animal species, especially in tropical forest। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे एक बात की है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं कि जो ग्रो करती हैं वेट प्लेस में, ठीक है, मतलब उन जगहों पे जहाँ पे हर टाइम नमी होती है, पानी अवेलेबल होता है। तो इन जगहों पे जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे तकरीबन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है पर ईयर, तो इनमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता। तो मतलब इन फॉरेस्ट को जो है वो उन फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी चाहिए होता है। वहाँ पे ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो पानी पे डिपेंड करती हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिमूव हो जाए तो वहाँ पे रहने वाले जो दूसरे प्लांट्स हैं या दूसरी स्पीशीज़ हैं वो भी क्या होंगी? वहाँ पे इफ़ेक्ट होंगी जी। तो नेक्स्ट है इसका सोल्यूशन क्या है? जो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ओवर पॉपुलेशन और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन वगैरह हमने पढ़ा है, तो उनका जो सोल्यूशन क्या है कि हम क्या करें कि जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ना हो। नंबर 1, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल कैन हेल्प प्रिवेंट इकोलॉजिकल डिजास्टर। कि हमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जी? अंडरस्टैंडिंग हाउ मैटर इज साइकल्ड एंड रिसाइकल्ड इन नेचर, कि मैटर कैसे साइकिल और रिसाइकिल होता है। नंबर 2, हाउ पॉपुलेशन ग्रो। नंबर 3, हाउ ऑर्गेनिज्म इन आवर लेक्स एंड फॉरेस्ट यूज एनर्जी इन फंडामेंटल टू प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट। ठीक है जी, ये 2-3-4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के हम अपना जो इकोलॉजिकल डिजास्टर हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। There are no easy solution to our ecological problem unless we deal with the problem of human overpopulation। मतलब पहले सबसे पहला जो मेन चीज़ है हमें ह्यूमन की पॉपुलेशन जो ओवर हो रही है, बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना होगा। However, solving the other problem will be impossible। ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सोल्व किए बगैर हम किसी दूसरी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। We must work as world community to prevent the spread of disease, famine, and other forms of suffering that go together with overpopulation. Bold and creative steps towards improved social and economic condition and better resource management are needed। कि हमें ऐसे स्टेप उठाने चाहिए इम्प्रूव करने के लिए सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को, एंड बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट आर नीडेड। और इन चीज़ों के लिए हमें बहुत अच्छे रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत हो। नहीं जी, हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।